पंचायत आज तक में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हमारे अगले मेहमान, जिनको प्रदेश की राजनीति में सुपर सीएम कहा जाता है, मनोहर लाल खट्टर जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। वैसे प्रदेश की राजनीति हम सब ने देखा है कि भजन लाल, देवीलाल इनके इर्द गिर्द ही घूमती रही है, लेकिन मनोहर लाल जी का ये जो 9.5 साल का कार्यकाल था, विपक्ष सबसे ज्यादा इसी पर अटैक करता है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ये जो सत्ता विरोधी लहर का सामना इस समय बीजेपी कर रही है प्रदेश की राजनीति में, कैसे पार पाएंगे? कौन कौन से कामकाज भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर किए हैं जिसके आधार पर हैट्रिक लगाने का दावा आप लोगों की ओर से किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं चित्रा जी इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि इस समय कोई सत्ता विरोधी लहर चल रही है। बिल्कुल नहीं मानता मैं। न केंद्र सरकार की ओर से चली है, न प्रदेश सरकार की ओर से चली है। प्रदेश सरकार के पिछले 10 साल के काम, ये हुड्डा जी की 10 साल की सरकार के साथ तुलना की जाती है। उस समय का शासन यानी हर व्यक्ति भय से, भ्रष्टाचार से, भूख से भी कुछ इलाकों में ये ग्रस्त थे। लेकिन आज कोई व्यक्ति किसी प्रकार के भ्रष्टाचार से या भय से कोई त्रस्त नहीं है। भ्रष्टाचार की कहानियाँ ये थी कि मार्केट में, बाजार में 2 शब्द चलते थे, एक मंथली चलती थी, एक हफ्ते चलते थे। आज कोई भी आके बता दे कोई हफ्ते मंथली चलते हैं क्या? नहीं चलते। उस समय नौकरियों के रेट थे लगने के, चाहे वो क्लर्क की नौकरी हो, पीएन की नौकरी हो, सुपरवाइजर की नौकरी हो, पटवारी की हो, या क्लास 1 HCS तक बिक जाती थी नौकरियाँ। आज बिना खर्ची अगर हमने सारे प्रदेशों में माहौल बनाया है तो ये लोगों के सिर पर जादू चढ़ के ये चीजें बोल रही हैं। इतने सारे कामकाज आपने किए, 9.5 सालों तक मुख्यमंत्री आप रहे, फिर आपको केंद्र की राजनीति में क्यों भेज दिया गया? आपको आखिरी के 6 महीने में ऐसा क्या हो गया था? कहां कमी रह गई कि आपकी कुर्सी बदल दी केंद्र ने? हमारे भारतीय जनता पार्टी के इसे एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि है। हम कभी भी व्यक्ति आधारित राजनीति करते हैं ना की जाती है यहाँ, क्योंकि यहाँ एक व्यवहारिक बातें, सैद्धांतिक बातें और एक जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो हम पार्टी के नाते से शासन चलाते हैं। पार्टी की एक विचारधारा होती है, उस नाते से आगे चलते हैं। व्यक्ति का कभी भी बदलते हैं, कभी भी आते हैं, कभी जाते हैं, उसका बहुत बड़ा अंतर पड़ता नहीं है। और वैसे भी मैंने 9.5 साल हरियाणा के सरकार के मुखिया के नाते जनता की सेवा की है और मुझे बदला गया ऐसा नहीं है। इस बात में भी एक तथ्य बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने उससे भी 1 साल पहले प्रधानमंत्री जी को अपने आप कहा कि मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति की योग्यता, उसकी क्षमता, उसके टैलेंट 5 साल में जो उसको देना होता है दे बैठता। 8.5 साल 9 साल नए व्यक्ति को लाना ही चाहिए। आखिर एक स्टेज होती है और ये हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि कुर्सी की दौड़ में किसी को कुर्सी पर बैठाना हो तो 4 लोग 10 लोग मिलकर के कुर्सी पर किसी को बैठने ही नहीं देंगे। कुर्सी उठा लेंगे, 4 टांगे पकड़ के तोड़ देंगे, कुर्सी पर कोई नहीं बैठेगा। यहाँ जिसकी भी योजना बनाई जाती है उस नाते से उसको बड़े प्रेम से और हम हैंडओवर करते हैं, चाहे कोई भी प्रदेश हो। पर मनोहर लाल जी, बहुत सारे सवाल उठे जब आपको यहाँ से हटाया गया, सेंटर में लाया गया और नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया। विपक्ष ने भी कहा कि एंटी इनकम्बेंसी था, उसको दूर करने के लिए नया चेहरा दिया गया ताकि उसका असर ना पड़े जो 9.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। आपको क्या लगता है कि अगर आपकी लीडरशिप में आपको ही कंटिन्यू किया जाता तो क्या बेहतर नतीजे आते? जो सर्वे आ रहे हैं कि कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनने वाली है, बीजेपी कुछ भी दावा कर रहे हैं, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं, और कांग्रेस भी दावा कर रही है, बीजेपी भी दावा कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि अगर आपको ही कंटिन्यू किया जाता तो विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलता? आपको बीच में हटा करके 6 महीने पहले हटा करके क्या एक इससे गलत मैसेज गया? पहली बात तो कि सर्वे वाली बातें मैं बताता हूँ। सर्वे हर तरह के आ रहे हैं और ये सर्वे जो है कितने लोगों को बुला करके और किन के माध्यम से कहाँ जाके पूछा जाए, छोटा सैंपल होता है, उस सर्वे के आधार पर कोई भी कुछ भी कहते हैं। जिन सर्वेज की बात आप कर रहे हैं, 3 सर्वे मेरे पास भी आए हैं और मैं नाम लेके बताता हूँ। आउटलुक ने एक सर्वे किया, उस आउटलुक ने हरियाणा की बीजेपी में 50 सीटें आने की बात कही। 2 सर्वे उसके बाद भी आ गए, एक में बीजेपी की 48 सीटें बताई गई, एक में 49 सीटें बताई गई। ये ठीक है कि हमारा जो समर्थक है, हमारा जो कार्यकर्ता है, वो उतना बड़ा शोर नहीं मचाता, वोकल नहीं करता। वो अपने काम के बारे में जनता के बीच में जाता, जनता को बताता क्या क्या काम हुए हैं। आज जनता की जो जिस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है उस प्रकार से निश्चित मेरी दावेदारी है कि हरियाणा में एक रिकॉर्ड बनेगा। पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होकर के 3rd टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी किसी पार्टी की सरकार बन रही है, ये हरियाणा का एक रिकॉर्ड होगा। दूसरी बात आपने जो कहा बदलने का विषय, अब बदलने का विषय तो क्योंकि स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत बदल हुआ है, उसमें कहीं किसी प्रकार का मैंने आपको बताया कि 1 साल पहले
मैंने अपने आप को ऑफर किया था और एक निश्चित दिन पर उन्होंने कहा कि कोई एक निश्चित समय पर यह करेंगे जिस समय लोकसभा के चुनाव की चर्चा हुई। आपको पता है जिस दिन ये हैंड ओवर टेक ओवर हुआ, सेम डे हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से जो सूची आई उसमें मेरा नाम यानी करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे सेम डे घोषित हुआ। अगर इस प्रकार का कोई विषय होता तो कोई ना कोई दुविधा खड़ी होती, कई दिन कोई विषय चलता, क्यों हटा गया, कैसे हटा गया, किसको लाएं, क्या करें। ये सोच समझ करके सारा निर्णय लिया गया है। और चूंकि विपक्ष को इसको एक मुद्दा बनाना था, विपक्ष को ही मुद्दा बनाए। हम विपक्ष की तरह नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा जिसको 4 महीने पहले चुनाव में यानी मुख्यमंत्री बना दिया गया और आगे भी उसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगला चुनाव होगा, ये भारतीय जनता पार्टी ही निर्णय कर सकती है। कांग्रेस आज तक अगर वो जीत के इतने दावे करते हैं तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करते हैं? क्योंकि पता है कि जिस दिन मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करेंगे उस दिन कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, ये हाल उनका बनता है। मनोहर लाल जी, आप कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस और तमाम चीज़ें आपके सामने है, 10 साल के कांग्रेस की तुलना में आपका शासन अच्छा था, तो फिर आपको दलित कार्ड और दूसरे कार्ड खेलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप कुमारी शैलजा को ऑफर कर दिया कि आप आइए हम स्वागत करते हैं, और शैलजा ने मना कर दिया, आज यहाँ पे आई थी कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूंगी, कांग्रेसी झंडे में मेरा अंतिम विदाई होगी। उनको ओपन पब्लिक मंच पर ये कहना ही चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए? अभी उन्होंने को कांग्रेस छोड़ी थोड़ी है। तो आ रही है क्या वो बीजेपी में शामिल हो रही है नहीं क्या? आएंगे, ये तो रणनीति का विषय है, पब्लिक मंच पर कहने की कोई आवश्यकता थोड़ी है। हाँ, जिस प्रकार की एक परिस्थिति बनी है, जिस प्रकार की पीड़ा उस बहन को हुई है, एक महिला के नाते, एक अनुसूचित जाति के नाते से इस प्रकार की यानी कोई भी महिला होती, नॉट ओनली शैलजा, कोई भी इस प्रकार की किसी महिला के खिलाफ कोई ऐसा अगर अपनी पार्टी में बदसलूकी करते, उनको जातिवाचक सूचक शब्द भी बोले गए, तो ऐसी पीड़ा तो किसी के साथ भी किसी को अपने घर में नहीं करनी चाहिए, पार्टी में नहीं करनी चाहिए। पार्टियां सबकी चलती हैं। आखिर वहाँ यही नहीं, इनके पहले पूर्व में जो अध्यक्ष थे अनुसूचित जाति से थे, पिटाई की, हॉस्पिटल में भर्ती हुए। मैं उस हॉस्पिटल में उनको देखने के लिए राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल गया, थे तो वो कांग्रेस की पार्टी के अध्यक्ष, लेकिन ऐसा क्यों करना चाहिए? अशोक तंवर की पिटाई ऑफर दे रहे हैं, आपकी कोई बातचीत हुई है क्या? आप कह रहे हैं सारी बातें पब्लिक मंच पर नहीं बोलनी चाहिए। कोई बात नहीं हुई ना, मेरी कोई इस प्रकार की उनकी हाँ हुई। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि जो पीड़ा उनको वहाँ है वो वहाँ रहेंगी नहीं रहेंगी ये उनके ऊपर, लेकिन उनको ये जरूर लगना चाहिए कि अगर वहाँ वो नहीं रहती तो उनका हाथ पकड़ने वाला कोई है। केंद्र में आपके पास दो इतने भारी भरकम मंत्रालय, हरियाणा के आप इतने बड़े नेता, दूसरी पार्टियों की पीड़ा बहुत दिखाई दे रही है। आपकी पार्टी में अनिल विज के साथ हाल ही में आपकी फोटो छपी, देखा मैंने, हाथ पकड़ के आप घुमा रहे थे उनको कि उनकी पीड़ा थोड़ी कम कर दी जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सीनियर होने के नाते मुख्यमंत्री की दावेदारी मेरी है। राव इंद्रजीत जी वो बोल रहे हैं कि मेरी भी दावेदारी है, अब तो एक साधारण कार्यकर्ता को भी मौका मिलना चाहिए। तो इनकी पीड़ा आपको दिखाई नहीं दे रही है मनोहर? देखिए 2014 में जब मैंने चुनाव लड़ा पहली बार जी करनाल में, मुझे आप जैसे मित्रों ने पूछा कि मुख्यमंत्री के दावेदार तो 8-9 हो गए हैं बीजेपी में, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मैंने कहा बस 8-9 ही। बोले क्या मतलब? मैंने कहा मेरा कहना यह है कि विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले 90 के 90 हमारे जो प्रत्याशियों को दावा करना चाहिए कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। कम से कम इतना दावा करके वोटर्स के अंदर संदेश जाए, 2% 4% वोट आगे मिलते हैं, बढ़ते हैं, तो हमारे विधायक अधिक आएंगे, हम घर में बैठ के फैसला कर लेंगे। हमारे यहाँ प्रक्रिया है मुख्यमंत्री कौन बनता कौन नहीं बनता। उस समय तो कोई ऐसा मेरे बारे में ये भी नहीं था कि ये मुख्यमंत्री होंगे। आखिर तो विधायक दल की बैठक हुई, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, हमारे सीनियर नेताओं ने ही नाम प्रपोज किया, उसके बाद सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री बन गए। अगली बार चूंकि मैं पहले से मुख्यमंत्री था इसलिए नाम घोषित करके बने। इस बार नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, उनके नाम को घोषणा करके वो कर रहे हैं। इसलिए जहां मानो चुनाव के समय में नहीं कोई मुख्यमंत्री होता, मानो विपक्ष से हम सत्ता पक्ष में आने वाले हैं, उस समय मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं होता, उस समय बाद में ही करते हैं, लेकिन जो चल रहा होता उसके नाम से करते हैं। मनोहर लाल जी, आप कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी सीएम रहेंगे अगर सरकार बनेगी, जैसा आप दावा कर रहे हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला दोनों कह रहे हैं कि चाबी हमारे पास है, इस बार मुख्यमंत्री हम दोनों, दुष्यंत भी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और अभय चौटाला भी मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी चाबी तो दुष्यंत चौटाला के पास थी। तो आप भी इस बार ऐसी संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं कि वोट डिवाइड हो जाए, जो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस का आमने सामने का मुकाबला है, कि चौतरफा मुकाबला हो जाए और पिछले बार जैसे हालात बन जाए और हंस असेंबली हो और दुष्यंत या अभय से समर्थन लेकर के सरकार बनाई जाए, ऐसी उम्मीद है आपको? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री अपने आप को दावा करना
मैं इसका जवाब पहले दे चुका हूँ कि मेरा तो कहना है कि जितने लोग चुनाव लड़ते हैं, जिन पार्टियों को चुनाव लड़ते हैं, सबके सब अपने आप को मुख्यमंत्री का दावा पेश करके लड़ें। कहीं कोई आपत्ति नहीं है, जनता उसका कोई ना कोई शायद समर्थन देने में कहीं किसी को तरफ आकर्षित हो जाए, क्या दिक्कत है? लड़ें, सब चाहे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मुख्यमंत्री तब बनेंगे जब मेजोरिटी आएगी। मेजोरिटी आएगी और इस बार जो स्थिति आप बता रहे हैं कि पिछले 2019 की तरह कोई कमी रहेगी, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई कमी नहीं रहेगी। मैं उसके 3 कारण बताता हूँ। कारण क्या है? पहली बात तो जब कोई मुकाबले में 2 आदमी होते हैं तो उस समय आखिरी चुनाव के समय अगर कोई आदमी ये कहे, किसी तीसरे से कहे जरा मेरी मदद कर दे, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके मन में घबराहट आ गई है। कांग्रेस पार्टी महीना भर लगी रही कि कोई हमारे साथ गठबंधन कर ले, कोई हमारे साथ गठबंधन कर ले। ये अलग बात है कि सामने वाली पार्टियों ने मना कर दिया हम तुम्हारे गठबंधन नहीं करेंगे, कमजोरी तो दिखा दी। इसका मतलब है कि हार के रास्ते पर वो चल पड़े हैं। शोर कितना ही मचा लें कि हमारी सरकार आएगी, हम ही जीतेंगे, इतना जीतेंगे, ये शोर मचाने से फर्क पड़ता नहीं है। एक दूसरी बात, मुख्यमंत्री की बात पहले ही हो गई कि अगर उनको इतना ही है कि भी हम सत्ता में आएंगे तो मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर देते। दूसरा, तीसरा और एक फैक्ट है जो लोकसभा के चुनाव में इस समय में बड़ा अंतर है, वो ये है कि हमारा हरियाणा का इतिहास 1966 से लेकर 2024 तक 78 साल हो गए हैं। इन 78 साल में अगर 2 साल छोड़ दूं मैं 87 से 89, बाकी 76 साल आप उठा के देख लीजिए कि जिसकी सरकार केंद्र में हुई है उसी सरकार प्रदेश में आई है। आप उठा के देख लीजिए 76 साल का रिकॉर्ड। और इसका पिछले 20 साल का तो हम सब जानते ही होंगे जो बैठे। 2004 में केंद्र में कांग्रेस सरकार, हरियाणा में कांग्रेस सरकार। 2009 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार। 2019 में केंद्र में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार। अब जब 2014 में केंद्र में बीजेपी सरकार है तो जनता का मानस तो बना है कि हरियाणा 2024 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो हरियाणा के जनता का मानस बन चुका है कि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्योंकि देश भर के उदाहरण हैं। ये जो डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं, ऐसा नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। उसका अर्थ है आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लगातार चल रही है, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, केंद्र की योजनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। आप बंगाल का विषय देख लीजिए, कोई योजना स्वीकार नहीं की। दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार पीएम आवास योजना की योजना इन्होंने लागू नहीं किया। ऐसे ही आपके पंजाब के होंगे या आपके हिमाचल प्रदेश के होंगे, केंद्र की योजनाओं को नकार देते हैं इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इस योजना का लाभ जनता को मिले और इसका श्रेय कहीं मोदी जी न ले जाए। डबल इंजन के रूप में आप भी तो इतना अच्छा काम कर रहे थे, कर ही रहा लेकिन था। आपके पास भी फोन आया और 9.5 साल के बाद कहा गया कि अब आप कुर्सी से हटिए। ऐसा क्या नहीं था है। वो पूरा का पूरा वाकया? ऐसा जब नहीं आपको है। बताया गया तो क्या कहकर हटाया गया कि अब आप मुख्यमंत्री हटाया नहीं गया, नहीं मैं बताया, 2 बार बताया, आई ऑफर्ड माई सेल्फ, हटाया नहीं गया। और उसके बाद जब नए मुख्यमंत्री को चुनने की बात आई, उस समय भी जिन लोगों की चर्चा हुई उसमें भी मेरी सहमति हुई कि हाँ, नायब सिंह मेरे पुराने साथी हैं। ये 1996 से मेरे साथी हैं। विधानसभा का चुनाव लड़े, मंत्री बने प्रदेश में, फिर लोकसभा का चुनाव लड़े, बाद में प्रदेश के अध्यक्ष बने, उसके बाद अब मुख्यमंत्री बन गए तो हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ भी आपका बहुत गहरा नाता है। एक है ना। कंप्यूटर का जिक्र आपने कहा था कि पहली है बार ना। कंप्यूटर आपको मोदी जी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। नहीं, हम तो साथ इकट्ठे घूमते थे। मोदी जी ने खुद, यानी ये 12 तारीख को हैंड ओवर टेक ओवर हुआ, 11 तारीख को गुड़गांव में सभा थी और गुड़गांव की सभा में खूब तारीफ की थी आपकी और साथ में एक वाक्य और बोला बाद में था। फिर और हटा अगले दिन दिया हटा था। भी नहीं, एक वाक्य बोला था, हटा नहीं दिया आपको। मोटरसाइकिल वाला। अगर नहीं, मोटरसाइकिल के अलावा अगर आप उस रिकॉर्डिंग को उठा कर देख लें कि हम साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। अब इस बात को केवल मोदी जी और मैं समझ रहे थे, भविष्य साथ है, यानी नायब सिंह सैनी एज स्टेट प्रेसिडेंट मेरे साथ बैठे थे। तो ये उन्होंने उस समय समझने वालों को इंगित कर दिया था और उसी शाम को हम लोग जा करके चंडीगढ़ में इकट्ठे गए, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, शाम को अभिषेक। लेकिन जब वो आपकी तारीफ कर रहे थे तब तक तो नहीं पता था ना कि आपकी कुर्सी जाने वाली मैं है। कह रहा हूँ, मैं 1 साल पहले बता चुका हूं उनको, और उससे पहले 2 महीने पहले, 2.5 महीने नाम की चर्चा हो चुकी। वो तो डेट का विषय था कि कब करना है। उस डेट को आपस में सहमति करके मुझे उन्होंने कहा कि ठीक है, अब किसी भी दिन अमित शाह जी, नड्डा जी, उनसे बातचीत करके अपना प्रक्रिया चालू करो। मनोहर लाल जी, वो एक निश्चित तिथि पर निश्चित काम के हिसाब से हमने किया। ये जो
ये ठीक है कि हम ज़्यादा इसमें बोलते नहीं हैं, बोलेंगे हम कुछ बोलेंगे, समझने वाला कुछ समझेगा, कंट्रोवर्सी पैदा करना उसका कोई अर्थ नहीं है। ये एक बहुत तरीके से जो चीज़ें होती हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्मूथनेस होती है। एक बताइए किसी को, बल्कि सब लोग हैरान हुए जनता के कि ऐसा अचानक कैसे हो गया। अब हर किसी ने अपने अपने अर्थ निकालते रहे। मनोहर लाल जी, हरियाणा के इस चुनाव में मोदी कितना बड़ा फैक्टर है? या मनोहर लाल या सैनी के काम या मोदी के नाम, किसके उस पर आप वोट मांग रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की उपलब्धियां, हरियाणा सरकार की उपलब्धियां, सब चीज़ें ऐसी हैं जो जनता को प्रभावित कर रही हैं। आखिर तो मुद्दे भले राजनीतिक हो ना हो, लेकिन असर सब चीज़ों का होता है। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका असर हरियाणा की जनता में, खास करके महिलाओं में है कि नहीं है? ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन 2015 में, 14 के अंदर सत्ता में आए, 15 में आते ही 22 जनवरी 2015 को पानीपत में मोदी जी ने रैली की कि हरियाणा का ये कलंक ये मिटाना है। आखिर तो आयुष्मान भारत योजना, इसका असर लोगों पर नहीं है क्या? मैं उस पर आऊंगी, लेकिन आपने चूंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र कर दिया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी हरियाणा से उसकी शुरुआत की थी। अब बेटी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी आप लोगों को घेर रही है, खासतौर से विनेश फोगाट को लेकर। वो दिल्ली की तस्वीरें दिखाती है, विनेश फोगाट अब उनकी उम्मीदवार हो चुकी हैं। तो क्या ये जो मुद्दा है वो आप लोगों को डैमेज करेगा इलेक्शन? नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा, अगर कहीं वो इस प्रकार के राजनीतिक चक्र को चला करके यहाँ तक नहीं आती विनेश फोगाट, तो शायद कोई कह सकता था। लेकिन ये उसी समय हो गया था जिस दिन विनेश फोगाट और एक वो बजरंग पुनिया, ये दोनों लोगों ने जिस प्रकार का वहाँ सारा खेल खेला, हमने तो उसी समय जांच लिया था कि कांग्रेस का चलाया हुआ खेल है। कहाँ पर खेल खेला? या वहीं आपके जंतर मंतर पर, जहाँ पर ये सारा विषय हुआ। और उस समय किसी एक व्यक्ति ने पूछा विनेश फोगाट से कि अगर आपको इस प्रकार से छेड़खानी की थी तो आप 1.5 साल चुप क्यों रही? अब हमारी बहन है, बेटी है, उसका विषय है, लेकिन उन्होंने जो पूछा वो बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा मुझे अगर हाथ लगाते तो चीर देती। इसका अर्थ क्या? हाथ नहीं लगाया क्योंकि वो चीर देती। इसका मतलब पीछे से राजनीतिक खेल चल रहे हैं। ये राजनीतिक खेल का एक, क्योंकि हमारे अब स्पोर्ट्स भी जो है, बहुत गंभीर बात कह रहे हैं, क्योंकि पहली बार किसी नेता की ओर से इस तरह की बातें विनेश फोगाट मैं तो को कह रहा हूँ, राजनीति हमारे यहाँ खेल के भी कुछ संगठन राजनीति के भेंट चढ़ चुके हैं। हम चाहते हैं शुद्ध खेल की ओर हमारा हरियाणा का जवान भी जा रहा है, युवतियां भी जा रही हैं। इतनी सारी योजनाएं हमने बनाई। हरियाणा का खिलाड़ी वो दुनिया में सबसे ज़्यादा उसको अवार्ड मिलता है, उसको नौकरियां मिलती हैं। जिस प्रकार के उसके अवार्ड होते हैं उसी प्रकार से उसको स्थान प्राप्त होते हैं। साथ में खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल लेवल के हमारे यहाँ स्टेडियम बने हैं, गांव-गांव में खेल नर्सरियां चालू हुई हैं। हमने उनकी जो स्पोर्ट्स पर्सन्स की जो डाइट मनी है वो बढ़ाई है। हम इनको जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जाने से पहले 5 लाख रुपए देते हैं, आने के बाद भी पैसा उनको। इतनी सारी सुविधाएं खेलों को दी हैं हमने। लेकिन किसी एक विषय को, राजनीतिक विषय को मुद्दा बना करके अगर कुछ लोग सामने आते हैं तो उसका हरियाणा की जनता सब समझती है। नहीं, एक बार फिर से मैं आऊंगी। आप ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे लोग जब जंतर मंतर से वो कूच कर रहे थे संसद भवन के लिए, जब पुलिस ने राजनीति लोगों को द्वारा, रोका था और तस्वीरें राजनीति द्वारा सब प्रेरित था। कांग्रेस थी, कांग्रेस की प्रेरित, कांग्रेस को ये सब करने की क्या जरूरत उससे वो किसी भी मुद्दे में कोई भी पॉलिटिकल हाथ डालते हैं तो उसके नाते से सोचते हैं कि इसका हमको क्या लाभ उठाना। अगर ये नहीं होता तो ये सब लोग आकर के उनके मंच पर आकर राजनीति क्यों करते? खिलाड़ी को एक शुद्ध सात्विक मन से अपना खेल खेलते हैं। आज हजारों खिलाड़ी हैं यहाँ। खिलाड़ियों को आकर किसी अच्छे खिलाड़ी को आगे बढ़ाना, इसमें हम भी चाहते हैं आगे बढ़ें। हम भी कई खिलाड़ियों को चुनाव लड़ाया, इस बार भी खिलाड़ी लड़ रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के एक मुद्दे को उठा करके इशू बनाना, आखिर खिलाड़ियों की सहायता हमने किसको नहीं? शिक्षा क्या नहीं थी? शिक्षा मलिक, क्या नाम है? साक्षी मलिक जीत करके आई। एयरपोर्ट पर मैं स्वागत करने के लिए गया। बहादुरगढ़ में आकर के हमने सेम डे फंक्शन करके उनको जो राशि भेंट की मैंने स्वयं जा करके बहादुरगढ़ में की। अगर खिलाड़ियों के बारे में हमारे मन में ऐसा थोड़ी कि भी हमारे मन में उनके प्रति कोई आस्था नहीं है। हमारा खिलाड़ी देश का, दुनिया में जाकर के देश का, प्रदेश का, अपने परिवार का, गांव का, सबका नाम बढ़ाता है। मेरे 2 सवाल हैं इसी के साथ ही। अगर आप लोगों को पता था कि कांग्रेस इस तरह की राजनीति कर रही है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को आगे करके, तो फिर आप लोगों ने बृजभूषण का टिकट क्यों काटा?
अब मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने जिक्र किया विनेश फोगाट का, साक्षी मलिक को आपने पैसे भी दिए। विनेश फोगाट का हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हाथ का पंजा दिखाकर ये दावा करती हैं कि इससे बहुत तेज चाटा पड़ने वाला है बीजेपी को। तो उनके इस बयान पर, क्योंकि अब वो खांटी राजनेता की तरफ बात करती हैं। राजनीति में कोई आ जाता है फिर उसका स्वरूप राजनीति की तरह ही देखना चाहिए। अब चूंकि वो राजनीति में आ गई है तो राजनीति की तरफ कुछ ही बोलेंगे, हमको उसका असर नहीं पड़ता है, नुकसान नहीं होगा आपको? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो राजनीति में स्वयं आ चुकी हैं। आज वो खिलाड़ी के बजाय एक राजनीतिक व्यक्ति के नाते से, उस पर्सनैलिटी के नाते से, राजनीति का नाते कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई अर्थ नहीं है। मनोहर लाल जी, एक सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, खिलाड़ी हो, किसान हो, तमाम वर्गों में अच्छा काम किया, तो लोकसभा में हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस आप लोगों की रहती थी, 50-50 कैसे रह गया? तो वो उसमें तो मोदी का नाम भी नहीं चला और पहली बात तो और आपके काम भी नहीं चले। पहली बात तो इसको 50-50 मैं नहीं मानता, इसको मानता हूँ 60-40, 60 हमारा, 40 कांग्रेस का। कुल मिलाकर एक प्रत्याशी तो ऐसे थे जो सांसद थे, सांसद ही रहे, कोई गेन नहीं हुआ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। बाकी 5 लोकसभा में हमारे सांसद बने, एक सांसद राज्यसभा में बना, तो हमारे 6 हो गए और उनके 4 बने। दीपेंद्र हुड्डा सांसद के सांसद, पहले भी सांसद बाद में सांसद, तो बाकी तो उनके 4 ही रहे और हमारे 5 और एक 6 हो गए। तो रिजल्ट शुड बी टेकन एज 60-40। लेकिन आपके नायब सिंह सैनी कभी सुना नहीं जाता कि सीटिंग मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री का फेस भी हो, घोषित करे जिसको कि चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर सरकार आती है, उनको अपनी विधानसभा छोड़ करके कहीं और चुनाव लड़ना पड़े, ये कमी सुनने में आता है। वो करनाल छोड़ के, जो कि सबसे सेफ सीट मानी जाती थी, आपने छोड़ी थी, अब वो लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्या वजह रही? ऐसा नहीं, उनकी मूल सीट करनाल नहीं है। क्यों नहीं है? करनाल सीट तो मैंने विधानसभा में खड़े होकर के घोषणा की थी कि आखिर एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, उसको किसी न किसी एक स्थान पर काम करने का, सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। मैंने स्वयं उस सीट को छोड़ा और उसी स्थान पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़े, जीते, अच्छा जीते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर सीट का अपना करैक्टर होता है। उनकी सीट का जो करैक्टर है वो चाहे लाडवा हो सकता है, वो नारायणगढ़ हो सकता है, वो रादौर हो सकता है, अन्य कुछ सीटें उसमें से मुख्यमंत्री पर छोड़ा जाता है, क्योंकि वो उस लोकसभा क्षेत्र के अंदर सांसद रहे और सांसद रहने के बाद सांसद के नाते से भी उनको पता है कौन सी ठीक है, कौन सी अच्छी नहीं है। कोई छोड़ के कहीं दूर चले गए ऐसा नहीं है। अपनी लोकसभा क्षेत्र के अंदर उन्होंने एक सीट चुनी और एक प्रकार से वो बाई इलेक्शन था, उसको मैं उनका पहला चुनाव नहीं मानता। ये जो विधानसभा का चुनाव लाडवा का, जनरल इलेक्शन का, ये विधानसभा का पहला चुनाव है इनका। लेकिन मेरा ये सवाल है, आपने उनकी सीट बदल दी, दूसरी तरफ बदल नहीं दी, उन्होंने उस सीट को अपने आप चुना। हाँ। और वो एक प्रकार से इस लोकसभा सीट के अंदर की सीट है जिस लोकसभा से वो सांसद थे। अब कान सीधा पकड़ लिया, हाथ घुमा के पकड़े, आप, बात तो वही हो जाएगा आप घुमा रहे हैं ना, मैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूँ। ठीक है, आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष का टिकट क्यों काट बाई दिया? इलेक्शन, क्योंकि बाई इलेक्शन में पहले मैं मुख्यमंत्री था, उस नाते से वो सीट मेरे पास थी। अब मैंने वहां से रिजाइन दिया, अब वहां से लाडवा से तो कांग्रेस का विधायक था, वो तो रिजाइन नहीं दे सकता था। हाँ, यदि लाडवा से कांग्रेस का विधायक रिजाइन दे देता उस समय, तो उस समय लाडवा से ही चुन लेते हो। आपने प्रदेश अध्यक्ष का टिकट क्यों काट दिया? देखिए, हमारे यहाँ पार्टी में एक टीम ऐसी होती है जो चुनाव लड़वाती है, काट नहीं दिया है। उन्होंने अपने आप ऑफर किया कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, मैं पूरे लोकसभा विधानसभा के क्षेत्र यानी हरियाणा के विधानसभा का चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। बहुत लोग ऐसे जो चुनाव नहीं लड़ रहे, हमारे यहाँ संजय भाटिया चुनाव नहीं लड़ रहे, वो पहले सांसद रहे हैं। लेकिन जो लड़ना चाह रहे थे उनको क्यों नहीं दिया? रामविलास शर्मा, इतने कद्दावर नेता, पुराने पॉलिटिशियन, कई बार के मंत्री, कई बार से एमएलए, आपने वो जाके इंडिपेंडेंट अपना पर्चा भर दिया, पार्टी ने टिकट भी घोषित किया और राव इंद्रजीत केंद्रीय मंत्री उनके साथ नॉमिनेशन फाइल करने चले जाते हैं और कहते हैं, उसके बाद किसी और को टिकट दिया जाता है तो वो कहते हैं कि ब्राह्मण बहुत नाराज है। राव इंद्रजीत ये कहते हैं कि इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। बड़ा वोट बैंक है ब्राह्मण हरियाणा की पॉलिटिक्स में। पहली बात तो यह कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के अपने फैसले होते हैं, किसको टिकट देना, किसको नहीं देना। पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास 100 अपने निर्णय करने के आधार होते हैं। अब उनके आधार के अंदर उनको ये लगा होगा कि रामविलास को चुनाव नहीं लड़ाना तो नहीं लड़ाना। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार कोई व्यक्ति नहीं ले सकता, कोई एक सिंगल नेता जिसने चुनाव लड़ना वो अधिकार नहीं ले सकता। निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड का हुआ कि उनको चुनाव नहीं लड़ना, तो एक दिन उनके मन में जरूर आया, किसी के मन में भी आ सकता है कि मैं इतने लंबे समय से चुनाव लड़ रहा हूँ और अब मुझे चुनाव के लिए अचानक मना कर दिया गया। बड़े बड़े नेताओं को मना किया गया, पार्लियामेंट बोर्ड ने मना किया। आखिर बहुत बड़े बड़े नेता भी तो हैं जिनको चुनाव लड़ने के लिए एक समय के बाद कहा कि ठीक है बहुत हो गया,
तो इस नाते से उनको मना किया गया, उनके मन में आया, उन्होंने फार्म भर दिया, लेकिन फार्म उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ही भरा, उन्होंने इंडिपेंडेंट के लिए चुनाव नहीं भरा। आखिर तक उनको लगता था कि शायद पार्लियामेंट्री बोर्ड मुझे चुनाव में टिकट दे दे। जब उनको नहीं मिला, दूसरे कार्यकर्ता को मिल गई, वो साथ में खड़े हो गए। उनका ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी ने कंवर सिंह यादव को टिकट दिया, तो कंवर सिंह यादव मेरा कैंडिडेट है, मैं उसकी सपोर्ट करूंगा, उसको जिताऊंगा। मनोहर लाल जी, एक और सवाल है, क्या बीजेपी बहुत ज्यादा दबाव हरियाणा में महसूस कर रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको 9.5 सालों के मुख्यमंत्री के बाद हटाया गया, सैनी साहब को सीएम बनाया गया, मैं फिर उसके कह रहा बाद हूं हटाया जो नहीं 18 गया, सालों के मैं फिर कह रहा हूं हटाया नहीं गया। ठीक ये जो आप लोग कोई चीज को सेट करने की कोशिश करते हो ना, कुर्सी का मोह तो ऐसा होता है ना मुझे मनोहर लाल। नहीं है। हाँ। आप कहो तो मैं अभी उठ करके नीचे चला नहीं, जाऊं, नहीं, ये भी कुर्सी है। ठीक है, मेरा ये सवाल है, मेरा ठीक है। काम हाँ। जमीन से जुड़ा हुआ काम है। मैंने जीवन में कभी सोचा ही नहीं कि इस प्रकार की कुर्सी पर बैठूंगा। गांव में पिताजी किसान थे, उनके साथ में खेती करता था। मैंने अपने यानी हाथों से सब्जी वहाँ से तोड़वा करके और रोहतक में बेचने के लिए साइकिल पर जाया करता था। उसके बाद मेरी पढ़ाई हुई, 11वीं 12वीं पढ़ाई करने के बाद मन में आया था पढ़ाई में थोड़ा ठीक ठाक था तो शायद कहीं डॉक्टर का एडमिशन मिलेगा, संयोग से थोड़ी कमी रह गई, नहीं मिला। फिर मैंने व्यापार किया, व्यापार करने के बाद मैं संघ में ज्वाइन हो गया, संघ का प्रचारक बन गया, घर परिवार छोड़ दिया और 14 साल संघ का काम करने के बाद हमको संगठन ने कहा कि नहीं, अब आपको बीजेपी का काम करना चाहिए। लगातार 8 साल बीजेपी का काम किया। उसके कई बाद सारे भाषाएं भी बोलते हैं आप, हाँ, मैं आपका तमिल बोल जापानी लेता हूँ, बोलते हुए मैं एक वीडियो बहुत जापानीज बोल जबरदस्त लेता हूँ, वायरल। कौन-कौन तमिल सी बोल भाषा? लेता हूँ। तो इसलिए मैंने सब काम किए। मैं एक बार बीच में कॉर्पोरेट जगत के अंदर एक कंपनी में डायरेक्टर फाइनेंस रहा मैं, 450 करोड़ रुपए की कंपनी है। मनोहर लाल जी, एक सवाल मैं पूछूं, शशि भी सवाल पूछेंगे। मेरा एक सवाल ये कि जैसे कांग्रेस दावा कर रही है कि आमने सामने की फाइट है कांग्रेस और बीजेपी की, और जो खड़े हैं वो जो वोट काटने की बात हो रही है, वोट कटवा है। इस बार कोई वोट नहीं काटेगा, जनता समझदार है, जो जीतने वाला है उसको देगी, जो हारने वाला उसको हराएगी, दूसरे लोगों को नहीं देगी। सिर्फ आमने सामने बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। तो आपको भी लगता है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है और बाकी जो खड़े मैदान में उनका कोई अस्तित्व नहीं है? देखिए, लगभग तो बीजेपी कांग्रेस ही है, लेकिन कहीं कहीं इंडिविजुअल्स का तो थोड़ा बहुत प्रभाव होता है। तो जैसे लगातार जब भी यहाँ विधानसभाएं हुई हैं तो यहाँ कभी 5, कभी 7, कभी 2, यानी लहर थी देवीलाल जी के समय, जब चौधरी देवीलाल जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी का समझौता हुआ था जल युद्ध के नाते से 1987 की बात है। हम लोग 80 सीटें जीते थे, 5 सीटें कांग्रेस जीती थी, 5 फिर भी इंडिपेंडेंट जीत गए थे। उतनी लहर में भी 5 इंडिपेंडेंट जीत गए। तो इसलिए ये 2-5% लोग कौन कौन जीत सकते हैं, ये आखिर में जाकर के विश्लेषण बढ़ता है। मौसमी सिंह सवाल पूछना चाहती है सर आपसे। सर, मेरा सवाल ये है कि हुड्डा साहब ये कहते हैं कि लोकसभा में हाफ हुए और विधानसभा में बीजेपी साफ हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो हार का ठीकरा किसके मत्थे होगा? अगर आप जीतते हैं, बीजेपी जीतती है, तो जीत का सेहरा किसके सर पे होगा? पहली बात तो है कि काल्पनिक प्रश्नों का कोई उत्तर देने का मतलब नहीं, ये अगर मगर का कोई विषय नहीं। अगर वो लगाता है जिसको लगता है कि हाँ भाई कुछ होने जाने वाला नहीं है, अगर लगा के बड़ा सा प्रश्न खड़ा कर दो। हमारे गांव में मेरा पड़ोसी था, तो वो कहा करता था, अगर कोई विषय होता है क्या, अगर मैं कह दूं अगर मेरे बाप दादा परदादा ना मरते तो सारी दुनिया हमारी होती, तब होते ही नहीं। तो अगर का कोई विषय नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और मैंने उसके कारण बता दिया आपको, एक नहीं कई। भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन, क्योंकि लास्ट में चुनाव बनता है, आखिर में 10 दिन के अंदर चुनाव बनता है। मैं आपको पिछले 7 दिन का बता रहा हूं कि 7 दिन में हमारा अपना सर्वे है, आप लोगों का अपना सर्वे है, कांग्रेस का अपना सर्वे है, हम 7 दिन में 2.5% वोट से बढ़े हैं पिछले 7 दिन में। देखिए, जनता के सिर पर, जनता जब सब समझ लेती है, जनता जनार्दन को पता है कि इस 10 साल में हम कितने सुखी हुए हैं, कितनी हमारी ऑटोमेटिक डिलीवरी सरकार की सर्विसेज की हुई है, तो जनता को जब भांपती है कि उस समय के 10 साल को और आज के 10 साल को लोग याद करते हैं। कांग्रेस आज भी उन नौकरियों की जिनकी हम बात करते हैं कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देते हैं, ये कहते हैं नहीं, हम आएंगे 2 लाख नौकरियां हम बांटेंगे, बांट करके हर विधानसभा को 2000 नौकरियां मिलेंगी और फिर जो 50 वोट देगा उसको एक नौकरी देंगे। हुड्डा साहब कह के गए हैं कि उनका पूरा घोषणा पत्र आपने कॉपी कर लिया है संकल्प पत्र के। ये किसी का कॉपी नहीं है। अगर मैं उनके घोषणा पत्र और अपने घोषणा पत्र की तुलना करता हूं तो उन्होंने कोई हिसाब नहीं लगाया घोषणा पत्र बनाते समय। उनको मैं कहता हूं, मैं तो चूंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ पिछली टर्म में वित्त मंत्री भी था, और वित्त मंत्री के नाते मुझे पता है कि कितना वजन
हमको सरकार के ऊपर डालना है, कितनी जनता की सेवा करनी है, ये एक हिसाब किताब होता है। एक पलड़ा दूसरा पलड़ा बराबर रखना पड़ता है। हम अपने संतुलन रख करके सारी घोषणाएं करते हैं और उन्होंने उसमें अनाप शनाप घोषणाएं की हुई हैं। हमने उनकी कोई नकल की नहीं है, हमने हिसाब किताब लगाया है, वो बिना हिसाब किताब करके घोषणाएं करके गए हैं। आप एक एक बिंदु उठा करके देखें। मनोहर लाल जी, हमारी चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ कमल जी संधू आपसे सवाल पूछेंगे। सर वैसे तो सवाल काफ़ी सारे पूछना चाहते हैं, मैं 2 अहम सवाल पूछूंगी। पहला तो ये है कि आप कहते हैं कि आप किसान के पुत्र हैं, तो शंभू बॉर्डर में जिस तरह की फायरिंग हुई, जिस तरह का वो नतीजा है, किसान का गुस्सा फूटा है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? और पहले ये कर ले, सब कुछ। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो किसानों के नाम पर शब्द मैं कठोर बोलना चाहता हूं लेकिन बोल नहीं रहा, एक मुखौटा है, हल्का शब्द बोल रहा हूं। क्योंकि किसान को खेती कैसे होती है और कैसी अच्छी खेती होती है, उसमें से उनकी आमदन कैसे ज़्यादा हो, किसान का एक काम होता है। किसान जिस प्रकार के विषय वो उठाते हैं, क्या कि अभी होम मिनिस्ट्री ने 3 कानून जो बनाए हैं, जो हमारे CRPC का और CPC, इसके जो एक्ट बने हैं 3, ये 3 नए एक्ट वापस लो। अब इसमें किसान का कहाँ विषय है? किसान वहाँ से उठते हैं और अपना नेतृत्व दे करके लाल किले पर जाकर के झंडा फहराते हैं, वो किसानों का काम है क्या? आखिर किसान की, ये ठीक है 3 कानून का विषय उनका था, प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया। बड़प्पन है किसान प्रधानमंत्री जी का कि कोई देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार के विरोध के बाद उनको लगता है कि जब किसान नहीं चाहता इसको, उन्होंने उसका अध्ययन नहीं किया। हालांकि आज भी बहुत किसान ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, वो तीनों किसान जो कानून थे वो किसान के हित में थे नहीं थे, मेरा भी कोई बड़ा अध्ययन नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी सोचा कि इतना विरोध है, वो वापस ले लिए। वापस लेने के बाद बाकी मुद्दा क्या बचा? कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जो एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ आंदोलन खड़ा करना ही करना है। हरियाणा के अंदर किसान क्यों नहीं आंदोलन करता? हरियाणा में हमने किसानों के लिए कितने काम किए। आखिर इतनी सारी फसलें MSP पर खरीदने का, 24 फसलें MSP पर खरीदने का वादा हमने किया। हमने किसानों का, हाल ही में महापंचायत हुई जींद में और उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ विरोध करेंगे, और खासतौर पे हमने देखा किस तरह से विरोध हो भी रहा है। कोई विरोध नहीं हो रहा। इक्का दुक्का लोग, वहीं पंजाब से ग्रुप आया था और वो जींद के अंदर आकर के एक जगह उन्होंने, कुछ लोग पंजाब के ज़्यादा थे, हरियाणा के 10-20% लोग थे उसमें, ऐसे संपर्क सबका होता ही है। लेकिन जितना विरोध पंजाब में होता है, आखिर पंजाब के लोग हरियाणा के किसान के, हरियाणा के नाते से वो सरकार क्यों नहीं काम करती है? हम हर चीज़ जो नहीं खरीद सकते उस पर भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंतर्गत उनको राशि देते हैं। किसान की बिकी फसल को 72 घंटे में पैसा उनके खाते में भेजते हैं। हम कांग्रेस से 10 गुना ज़्यादा मुआवजा 10 साल में 10 गुना 11 गुना बल्कि दे चुके हैं। आखिर किसानों की हालत उनको पता है क्या होता क्या नहीं होता है। तो इसलिए किसान जो वहाँ करते हैं, हमने रास्ता खोलने की बात कही, लेकिन जिस दिन रास्ता खोलने की बात हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर का जायजा लेना शुरू किया और एक छोटा रास्ता बना दिया जाए, उस दिन वहाँ का आह्वान कि नहीं, हम ट्रैक्टर लेकर के और माउंटेड विद वेपन्स हम यहाँ से फिर बढ़ेंगे। तो आखिर देश में इस प्रकार का माहौल, यानी लाल किले के ऊपर देश की हमारी एक मंदिर है जहाँ लाल किले पर 15 अगस्त का झंडा फहराया जाता है। तो इस नाते से उसके ऊपर चढ़ाई करना, लोकतंत्र को की व्यवस्था को खिलवाड़ करना बर्दाश्त कैसे किया जाएगा? तो आखिर रोकना है। हालांकि उसके रोकने के बाद हरियाणा में भी कहीं की जगह की परेशानियां लोगों को हैं। परेशानियां पिछली बार भी जो ये बॉर्डर था दिल्ली हरियाणा का, वहां भी लोगों को परेशानियां आई, 1 साल हमने भुगता। देश बड़ा है, देश की चिंता सबको करनी चाहिए और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की मान्यता ये सबको करनी चाहिए। राज और काज ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होती देश के लोकतंत्र के सामने। ठीक है मनोहर लाल जी, आपने तमाम एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे। अक्सर जब चुनाव होता है तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस होता है, लेकिन ये सारी चीजें अब भाजपा में भी दिखने लगी हैं और ऐसा देखा बोला जा रहा है कि जिस तरह से हमने देखा जब टिकट का वितरण हुआ तो रोना धोना सब कुछ हुआ, लेकिन एक बार चीज सामने जो आई है वो बीजेपी वर्सेस बीजेपी इस बार देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्थाएं सामान्यतः देखी जाती हैं कि एक ही सीट के ऊपर कई लोगों की इच्छा होती है मैं चुनाव लड़ता हूँ। पार्टी की एक पद्धति है, सर्वे भी कराते हैं, हमारे मीडिया के मित्रों से भी जानकारियाँ मिलती हैं और पार्टी की ओर से भी एक फीडबैक सारा पार्टी को मिलता है, वहाँ से अनुशंसा भी जाती है। पार्टी प्रदेश के चुनाव से सारे विषय करके
आखिर एक आदमी को टिकट मिलती है। जब एक आदमी को टिकट मिलती है तो बाकी सबको हम सामान्यतः प्राय मना लेते हैं। हमने चुनाव शुरू होने से पहले 5 तारीख को नामांकन शुरू होने थे, हमने उससे पहले ही अपनी लिस्टें घोषित कर दी। 67 लोगों की टिकट हमने 2 या 3 तारीख को घोषणा कर दी थी, सिर्फ 23 बची थी। 23 में कहीं कहीं थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद कुछ थोड़ा लेट हुआ। इनकी मैक्सिमम सीटें 12 तारीख से पहले यानी 11 तारीख को रात को घोषणा की, 12 तारीख को दोपहर 12 बजे 9 सीटें डिक्लेयर कर रहे हैं। ये अंतर नहीं है क्या? आखिर इन्होंने तो इतना डर गए, इतना भय खा गया इनको कि अगर समय से पहले टिकटें हमने घोषित कर दी तो घमासान हो जाएगा। और आज वही उनको तंग कर रहा है, क्योंकि ऐसे एक एक जगह 2550 लोग इनके पास फार्म भर के गए जिनको टिकटें चाहिए थी। एक एक स्थान पर 80 लोग 90 लोग। अब चूंकि सब लोगों को इंतजार में रखा और उन्होंने भय के कारण से लास्ट तक टिकटें नहीं बांटी। लास्ट डे टिकटें बांटने के बाद वो जो 40-40, 50-50 लोग हैं, खड़े होने का तो शायद उनको अवसर नहीं मिला, लेकिन आज वही लोग इनकी खाट खड़े किए हुए हैं और अंदर की बातें कुछ हैं जो शायद मैं यहाँ से नहीं करूँगा। ठीक है सर, चलते चलते छोटा छोटा 2 आखिरी जवाब आपसे चाहूंगी। कुमारी शैलजा जी के लिए अभी भी बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं उनके मना करने के बावजूद? दरवाजे तो खुले हैं कि बंद हैं, उन्होंने तो मुझे ही कह दिया, उनके एक प्रवक्ता हैं। हाँ, पवन खेड़ा ने आपको ऑफर उन्होंने दिया कहा, ऑफर नहीं दिया। हाँ। उन्होंने कहा कि जिस दिन आपने, से हाँ, मुख्यमंत्री की आना कुर्सी चाहते थे गई कांग्रेस में। है तब से इन्होंने कांग्रेस के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए हैं, हमारे दरवाजे इनके लिए बंद हैं। मेरा कहना यह है, भले वो लाइट वेट में मैं कह रहा हूं कि उनका जो दरवाजे हैं उस पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा है, उस लॉक का पासवर्ड मेरे पास है, जिसको चाहेंगे अंदर से निकालेंगे, जिसको चाहेंगे उसको अंदर ही रखेंगे। अब इतना आत्मविश्वास आपको ये ऊर्जा मंत्रालय मोदी सरकार ने दे दिया, उसकी वजह से है कि आपको ऊर्जा मंत्रालय देकर यहाँ पर भी सुपर सीएम की कुर्सी पर, क्योंकि हरियाणा में बातचीत के दौरान लोग यही कहते हैं कि भले ही सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं लेकिन सुपर सीएम तो आप ही हैं। नहीं, ऐसा सुपर सीएम की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा नायब सिंह सैनी जी का संबंध बहुत पुराना है और उस संबंध के नाते से स्वाभाविक है कि आखिर तो नए मुख्यमंत्री बने हैं। हाँ। और कोई उनको भी बहुत बड़ी अपेक्षा शुरू में रही होगी कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। उन्होंने कोई कुर्सी यानी पकड़ने के लिए कोई ऐसा थोड़ी कोई किसी प्रकार का कोई द्वंद्व मचाया हो और मुझे कुर्सी चाहिए। वहाँ भी सहज स्वाभाविक स्थानांतरण हुआ और जब हुआ तो साथ मिलकर के काम करने का शुरू में दिन होते हैं कि भी आखिर कुछ चीज़ें हम जानकारी लेते हैं। मैंने मुख्यमंत्री बनते ही 2014 में मोदी जी के पास मैं गया, मैंने कहा आपने मुझे मुख्यमंत्री तो बनवा दिया लेकिन मुझे तो कोई अनुभव ही नहीं है। तो उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात कही कि आप एमएलए बन करके मुख्यमंत्री बने हैं। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना था यानी मोदी जी, उस दिन तो मैं एमएलए भी नहीं था, बिना एमएलए के ही मुख्यमंत्री बन गया था। तो जब मैंने सब आगे सेट कर लिया तो आप भी सेट कर लोगे, ये स्वाभाविक है। बाकी चीज़ें सब कुछ जनता बता देगी, कुछ अधिकारी बता देंगे, कुछ विधानसभा में सत्र होते हैं विपक्ष वाले बताएंगे और जो बचा खुचा है मीडिया के लोग बता देंगे। कितनी सीटें आने जा रही हैं 90 में से, ये बताएं आप। पिछली बार तो बहुमत, असेंबली स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार हरियाणा में तीसरी बार, और ये पहला रिकॉर्ड होगा कि कोई पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बना रही है। एक छोटा सा सवाल मैं भी पूछ लेता हूँ चित्रा, आपके दिल के नज़दीक क्या है, हरियाणा या सेंटर? क्योंकि आप हरियाणा में काम किया, आपने संगठन में भी काम किया काफ़ी साल तक, उसके बाद 9.5 साल चीफ मिनिस्टर है, अब सेंटर में। तो आपके दिल के नज़दीक हरियाणा है या सेंटर, केंद्र की पॉलिटिक्स या स्टेट की पॉलिटिक्स? नहीं, देखिए जनहित जो होता है वो किसी भी पार्टी का कोई लीडर होता है उसके सामने बड़ा विषय होता है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के सामने जो दायित्व मिलता है उस दायित्व के हिसाब से काम करेंगे। 1980 में मैं संघ का दायित्व लिया, मैंने संघ के दायित्व में फरीदाबाद की एक छोटे शहर का दायित्व मुझे मिला, मेरे लिए वो प्यारा था। आज मेरे पास 2 बड़े डिपार्टमेंट है देश भर के, ये भी उतने ही प्यारे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था तो हरियाणा उतना ही प्यारा था। तो जो चीज़ मिल जाती है, जो दायित्व होता है वो दायित्व ही सर्वोपरि होता है, उसके अलावा हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका आज तक के इस मंच पर आने के लिए और अपनी बेबाक राय जाहिर करने के लिए। अब मनोहर लाल जी जो दावा कर रहे हैं हैट्रिक लगाएगी तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी, इनके दावे में कितना दम दिखता है इसके लिए करना होगा हमें इंतजार, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी हैट्रिक लगाती है। लेकिन क्या ऐसा संभव होगा, इसके लिए करना होगा इंतजार। 5 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। धन्यवाद। शुक्रिया सर।